नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सवालों को। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से दोस्तों। तो आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने सवाल है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है दोस्तों, क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा 65 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की जो उम्र है वो कितना है दोस्तों? 65 वर्ष है। आइए दोस्तों इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र जो है 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में है दोस्तों। किसमें है? 124 में उसका गठन है और उसकी स्थापना, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जो है ये अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि फरवरी 2017 को मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था दोस्तों? याद रखिएगा कि फरवरी 2017 में जो मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस, इसका विषय क्या था? तो याद रखिएगा आप हैं रेडियो। इसका विषय क्या था दोस्तों? आप हैं रेडियो। ऐसे अगर हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो देखिए दोस्तों 13 फरवरी 2017 को, ठीक है, याद रखिएगा कि 13 फरवरी 2017 को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस का विषय आप हैं रेडियो, रेडियो इज यू। वर्ष 2022 में विश्व रेडियो दिवस का विषय था रेडियो एंड ट्रस्ट। क्या दोस्तों? रेडियो एंड ट्रस्ट था। अगला दोस्तों 3 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी दोस्तों? याद रखिएगा ये मेंडलीफ ने तैयार किया था। याद रखिएगा दोस्तों कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार किए थे। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों डिस्कशन है कि आवर्त सारणी को दिमित्री मेंडलीफ ने तैयार किया था। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1869 ईस्वी में आवर्त सारणी का प्रारंभिक रूप प्रस्तुत किया था दोस्तों। ठीक है, आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सवाल है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते, राजदूत नियुक्त होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बल्कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था अनुच्छेद 66 के अंतर्गत प्रावधानित है, जिसके अनुसार उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल समकरीय मत द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? याद रखिएगा करता है दोस्तों ये, अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था दोस्तों, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के चुनाव में कौन करता है दोस्तों? चुनाव आयोग करता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका डिस्कशन देखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा आवंटन। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति मान्यता जो है ये राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में चुनाव आयोग प्रदान करता है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक किए गए हैं दोस्तों। याद रखिएगा निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है संविधान में ये भाग 15 में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 6 नंबर सवाल है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है दोस्तों? याद रखिएगा तेजस्वी यादव है दोस्तों। याद रखिएगा तेजस्वी यादव वर्तमान में क्या है? ये भी वर्तमान में भी उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिसीजन देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि प्रश्न काल में 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में भी तेजस्वी यादव ही दोस्तों बिहार के क्या हैं? उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 7 नंबर सवाल कि देश के किस राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है दोस्तों? याद रखिएगा ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सवाल नंबर क्या है दोस्तों 7 नंबर सवाल है कि देश के किस राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। आइए इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं स्टैटिस्टिकल ईयर बुक इंडिया 2018 के अनुसार वर्ष 2014-15 में नहर सिंचित
सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित राज्य उत्तर प्रदेश था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बिहार जो है, ठीक है, नहर सिंचित क्षेत्र कितना है दोस्तों, 934, ठीक है, 1000 हेक्टेयर में है। उत्तर प्रदेश कितना है दोस्तों, 2482 हजार हेक्टेयर में है। उसके बाद पंजाब में है दोस्तों 1115। आंध्र प्रदेश में कितना है दोस्तों, 1429, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 8 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस खाली स्थान यहाँ पर मनाया जाता है, याद रखिएगा, अजमेर शरीफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है अजमेर शरीफ यहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए दोस्तों, सूफी संत ख्वाजा, याद रखिएगा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस अजमेर शरीफ यानी कि राजस्थान में मनाया जाता है। ये चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे दोस्तों, किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। अगला है दोस्तों 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, वह है दोस्तों म्यांमार, ठीक है। सवाल है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या होता है दोस्तों, नेपिताओ। वियतनाम का राजधानी क्या होता है दोस्तों, हनोई। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक। चीन का राजधानी क्या होता है दोस्तों, बीजिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे समझिएगा कि भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। पूर्वोत्तर राज्यों से म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 1643 किलोमीटर। अगला है दोस्तों 10 नंबर कि स्लेट रूपांतरित रूप है किसका दोस्तों, तो सैल का। याद रखिएगा कि स्लेट जो है रूपांतरित रूप किसका है, सैल का रूपांतरित रूप है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि स्लेट सैल का रूपांतरित रूप है। संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। रूपांतरित चट्टानें अग्नेय एवं अवसादी चट्टानें के रूपांतरण से बनती है। जैसे ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस का निर्माण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस का निर्माण होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है दोस्तों, याद रखिएगा। ये दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखिए सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितना कि ब्रह्मपुत्र नदी की। तो यह लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी की लंबाई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 2880 किलोमीटर, ठीक है। 2880 किलोमीटर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 2900 किलोमीटर किसकी लंबाई है दोस्तों, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। यहाँ पर किसकी लंबाई पूछ रहा है, सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई। यह लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई दोस्तों 2880 किलोमीटर, जो ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 2900 किलोमीटर जो है दोस्तों ये किसकी लंबाई है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सोर्स रिवर बेसिन एटलास ऑफ इंडिया, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। निकटतम विकल्प के अनुसार ऑप्शन बी सही हो सकता है, चूंकि विकल्प में इनमें से कोई नहीं दिया है, अतः सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, लगभग ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के समान है दोस्तों, याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये हुआ था 1960 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों असम में एक द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप, जो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है माजुली द्वीप। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है और सिंधु नदी कहाँ गिरती है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है और सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों, पाकिस्तान होते हुए। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये राष्ट्रपति होता है, आपको समझना है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये आपको ध्यान रखना कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान का अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ये किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। आइए इसका हम लोग अगर देखते हैं, ठीक है, डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिए अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। कितना नंबर सवाल था दोस्तों, ये था आपका 12 नंबर सवाल। तो यहाँ पे समझिएगा, ये तो हम लोग देख लिए हैं। 13 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। आइए
देखिए 13 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि कौन सी विश्व निकाय, ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई थी। तो लीग ऑफ नेशन, याद रखिएगा लीग ऑफ नेशन जो है 1920 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था और 1946 में इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको भंग कर दिया गया। इसको क्या था, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, समझिएगा। अगर हम इसका डिस्कशन देखते हैं तो देखिए दोस्तों, विश्व निकाय लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई थी और 20 अप्रैल 1946 को भंग हो गई थी। इसके पश्चात लीग ऑफ नेशंस की शक्तियां एवं कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तांतरित कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें टोटल 193 देश शामिल है। 193 देश दक्षिणी सूडान है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, याद रखिएगा 11, ठीक है। भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका उल्लेख संविधान में भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में किया गया है दोस्तों, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनके तहत मूलतः 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे तथा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है दोस्तों। याद रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो हुआ था 86वां संविधान संशोधन, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ठीक है। और ये किस भाग में दोस्तों, भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है दोस्तों, क्या है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा 250, कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 250 होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखेंगे, डिस्कशन देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या वो 250 हो सकती है। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार राज्यसभा में 241 सदस्य है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस बनाया जाता है और गांधी जयंती भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में हुई थी दोस्तों, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल। देखिएगा यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, कौन थे, 10वें गुरु थे। याद रखिएगा सिखों के गुरुओं में जो गुरु गोविंद सिंह थे ये 10वें गुरु थे। इनका जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था दोस्तों, याद रखिए कब हुआ था, पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु का नाम गुरु नानक था, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। यानी सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपके सामने 18 नंबर सवाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि कनिष्क राजा थे कौन वंश के, तो कुषाण वंश के। याद रखिएगा कि कुषाण वंश का संस्थापक किसने किया था, कुजुल कड़फिसस ने कुषाण वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कनिष्क राजा थे किस वंश के, तो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे, उनकी 2 राजधानियां भी थी। प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर था, दूसरी मथुरा थी दोस्तों। कुषाणों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था। याद रखिएगा कि कुषाणों का सिल्क मार्ग पर क्या था दोस्तों, नियंत्रण था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल के बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर, हम बात करते हैं विटामिन B1 की कमी से। याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों, थायमिन। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है, महिलाओं में होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी रोग। विटामिन C का रसायन नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन E का रसायन नाम टेकोफिरॉल। विटामिन A का रसायन नाम रेटिनॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेरी बेरी रोग भोजन में विटामिन B1 यानी कि थायमिन, थायमिन क्या है दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो B1 की कमी से होता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी और विटामिन C की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अगला दोस्तों 20 नंबर सवाल, 20 नंबर है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था दोस्तों, याद रखिएगा ये मोहम्मद बिन कासिम था। याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम जो था ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था दोस्तों, याद रखिएगा
पहला मुसलमान था। बाबर क्या किया था दोस्तों, ये बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। कब किया था, 1526 में, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं, देखिए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम था। उसने 712 ईस्वी में सिंध की विजय की थी। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। कौन था दोस्तों, दाहिर। अगला है 21 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों, याद रखिएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितनी घूमती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। इसका डिस्कशन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। पृथ्वी पर एक दिन की अवधि 24 घंटे होती है दोस्तों। कितनी होती है, 24 घंटे होती है। अगला है दोस्तों 22 नंबर कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, हुआ है दोस्तों बुध। बुध जो है मात्र सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है, यानी कि 88 दिन ही लगाता है। बुध दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, वह दोस्तों बृहस्पति, ठीक है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। मंगल के दो उपग्रह है दोस्तों, कौन कौन सा, फोबोस और डिमोस, याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों, तो गैनीमेड, ठीक है, याद रखिएगा। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, और शुक्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, ठंडा ग्रह वरुण को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। इसका अगर हम लोग डिस्कशन देखते हैं, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि बुध जो है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी, ठीक है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लगाता है। यह परिक्रमा सूर्य 224.7 दिन यानी कि 225 दिन, मंगल लगभग 687 दिन एवं वरुण लगभग इतना दिन लगाता है, 60,190 दिन लगाता है दोस्तों, कौन, वरुण, ठीक है। आइए इसका हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस देखिए ऑप्शन 23 नंबर सवाल अगला है दोस्तों। 23 नंबर सवाल है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है दोस्तों। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी हो जाएगा दोस्तों। याद देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम लोग इसका देखिए यहाँ पर डिस्कशन देखेंगे, ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम एवं संबंधित शहर का स्थानीय समय 6 बजे शाम का यह तात्पर्य है कि यह स्थान ग्रीनविच के पूर्व दिशा में है तथा 2 घंटे का अंतर है। 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है, देशांतर का अंतर होता है, अतः 2 घंटों में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होगा और उस समय शहर का देशांतर डिग्री 30 डिग्री पूर्व होगा दोस्तों। क्या होगा, 30 डिग्री पूर्व होगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है दोस्तों। ये है सिंदरी, याद रखिएगा। सिंदरी जो है ये इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है बल्कि भिलाई है दोस्तों, पारादीप और विशाखापट्टनम है और सिंदरी नहीं है। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि दिए गए विकल्पों में सिंदरी में वर्तमान में इस्पात संयंत्र नहीं है। सिंदरी उर्वरक उद्योग हेतु जबकि पारादीप मुख्यतः पोत निर्माण उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है। पारादीप जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है। भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों जो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। विशाखापट्टनम में बिजाग इस्पात संयंत्र है तथा पारादीप में आर्लेसर निपॉन का इस्पात संयंत्र है। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 25 नंबर सवाल है कि गारो जनजाति प्रमुखता है दोस्तों मेघालय की। गारो, खासी, जयंतियाँ, ये सब क्या है दोस्तों, मेघालय का जनजाति है। गारो, खासी, जयंतियाँ, सबसे ज़्यादा जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा, भील जनजाति है। दूसरे नंबर पे आता है गोंड जनजाति, तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों संथाल जनजाति, ठीक है। तो गारो, जयंतियाँ, ये जो जनजाति जो है गारो, ये मुख्यतः मेघालय की जनजाति है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे, याद रखिएगा कि गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गारो जनजाति असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 26 नंबर सवाल देखेंगे। 26 नंबर सवाल है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। ये बिहार के थे, याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद जो थे पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने से पहले बिहार राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। उन्होंने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में
शपथ ग्रहण की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर सवाल, यहाँ पे समझिएगा। 27 नंबर है कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बातें कह पाता है। वो है दोस्तों स्टीफन हॉकिंग। याद रखिएगा कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बातें कह सकता है। वो कौन है दोस्तों? स्टीफन हॉकिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि स्टीफन हॉकिंग क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे। वर्ष 2018 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनकी चर्चित पुस्तक है दोस्तों। क्या है उसका चर्चित पुस्तक? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि दिल्ली चलो का नारा दिया था, किसने दिया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। AC बोस ने दिल्ली चलो नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दिल्ली चलो नारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए डिस्कशन में क्या है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने के पश्चात दिया था। ठीक है, यह नारा उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से INA के सैनिकों एवं भारतीयों को दिया था दोस्तों। कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला दोस्तों 29 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। याद रखिएगा सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है, सरोजनी नायडू। तो भारत की जो बुलबुल किसे कहा जाता है? ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। याद रखिएगा सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा, और सरोजनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे समझिएगा यहाँ पे कि भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। याद रखिएगा कि 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सरोजनी नायडू ने किए थे। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, अगला दोस्तों 30 नंबर सवाल आपके सामने है कि पेस मेकर संबंधित है। याद रखिएगा कि पेस मेकर जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, पेस मेकर संबंधित है हृदय से। ठीक है, पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे समझिएगा कि पेस मेकर एक छोटा उपकरण है जिसे असामान्य हृदय दर को नियंत्रित करने हेतु छाती में लगाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक पल्स का उपयोग कर हृदय दर को सामान्य करता है दोस्तों। ठीक है, और हम लोग इसका देखते हैं अगला सवाल। अगला दोस्तों 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती प्रथा को अंत किया था दोस्तों, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बैटिंग के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था 1829 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1897 में क्रांति हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है दोस्तों? ये 1902 से लेकर 1979 तक है। ये आपको ध्यान रखना है। किसका? तो लोकमान्य जो है, लोकमान्य कहा जाता है किनको? जयप्रकाश नारायण को। इनका क्या है दोस्तों? इनका शासन काल है, जीवन काल। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग देखते हैं इसका, अगर हम लोग देखेंगे इसका डिस्कशन, तो भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण के सिताब दियारा में हुआ था। मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुई थी। वे समाजवादी विचारधारा के प्रचारक थे। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी के विरोध में कौन सा नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था दोस्तों। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके सामने 33 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? याद रखिएगा सुल्तान महमूद ने। ठीक है, सुल्तान महमूद ने क्या किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था दोस्तों। विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित भी थे दोस्तों, और ये सोमनाथ जो मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ थे दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों आपके सामने 34 नंबर सवाल
34 नंबर सवाल है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था दोस्तों? हेनसोंग था। याद रखिएगा, हेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी यात्री पर्यटक भारत आया था वो हेनसोंग था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, इसका डिस्कशन देखेंगे। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक हेनसोंग भारत आया था दोस्तों। वह बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा संबंधी सूचनाएं एकत्र करने भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कनौज भारतीय राजनीति का केंद्र था दोस्तों। याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय कनौज जो था ये भारतीय राजनीति का केंद्र था। अगला देखते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? याद रखिएगा, एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय लेखा जो है ये प्रकाशित किए जाते हैं, और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। देखते हैं, बात करेंगे दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। यह केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत एक सरकारी एजेंसी है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय लेखा का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर है कि किस यौगिक का अणु संहति 40 है दोस्तों? याद रखिएगा, ये NaOH का, याद रखिएगा किस अणु का? तो NaOH का जो संहति है ये क्या है दोस्तों? 40 है। अब हम लोग इसे देखेंगे, समझिए यहाँ पे इसका डिस्कशन क्या है दोस्तों। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि NaOH यौगिक का अणु संहति 40 यानी कि 39.997 ग्राम मोल होता है। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों 37 नंबर सवाल कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? याद रखिएगा 6.023 × 1023 अणु जो होते हैं ये 1 मोल के बराबर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का 6.023 × 1023। अगला है दोस्तों आपके सामने 38 नंबर सवाल। देखिए आप, अगर हम इसको देखेंगे डिस्कशन, तो 6.023 × 1023 अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। इसे एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो नियतांक कांस्टेंट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला आपको 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या है दोस्तों? तो CaSO4 याद रखिएगा, CaSO4 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 याद रखिएगा, CaSO4 ये क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड यानी कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, ये आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 39 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 39 नंबर सवाल है कि विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? याद रखिएगा, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व पहले प्राप्त होता है? तो सोडियम प्राप्त होता है दोस्तों, पोटेशियम भी प्राप्त होता है और कैल्शियम भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहा प्राप्त नहीं होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है, याद रखिएगा Fe होता है, इसका परमाणु संख्या लोहा का 26 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम का Ca होता है दोस्तों, और सोडियम का Na11 होता है जिसको चाकू से काटा जाता है। पोटेशियम का क्या होता है? K, परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक है, और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए डिस्कशन है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में लोहा जो है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त नहीं होता है। हम्फ्री डेवी ने विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के द्वारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि तत्वों को प्राप्त किया था। अगला दोस्तों 40 नंबर सवाल, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IMF है या फिर WTO है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, विश्व व्यापार संगठन, इसका देखते हैं दोस्तों। आइए ऑप्शन और देखते हैं। 40 का ऑप्शन नंबर और क्या है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन IBRD या फिर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए दोस्तों? IBRD। ठीक है, IBRD यानी कि विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD अर्थात इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है दोस्तों। क्या है इसका जो है दूसरा नाम क्या है? IBR का इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में है दोस्तों। और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि IBRD एवं IDA, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1944 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1944 में विश्व बैंक का स्थापना इसका हुआ था। विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर सवाल आपके सामने है। 41 नंबर है कि खाने का सोडा है दोस्तों। याद रखिएगा,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने का सोडा है, आपको ध्यान रखना है। एक होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, यह होता है धोवन सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा, सोडियम क्लोराइड NaCl खाने का नमक होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका अगर ऑप्शन देखेंगे तो वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, इसे थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है, कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। C2H2 एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है दोस्तों। ये कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए और बी होगा। अगर हम समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम लोग इसमें इसका डिस्कशन देखते हैं तो यहाँ पे समझिएगा कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड रूपी अशुद्धता वायु नमी से सोखती है। सोडियम क्लोराइड को खाने वाला नमक NaCl के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। यहाँ लेकिन ऑप्शन एक ही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड भी होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए समझ लीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड रूपी अशुद्धता वायु से नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड को खाने वाला नमक NaCl के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों 44 नंबर सवाल। 44 नंबर है कि फास्फोरस में कौन सा अयस्क नहीं है। ये दोस्तों ग्रेनाइट, याद रखिएगा क्यूरा पटाइट जो है दोस्तों है फास्फोरस का, फास्फोराइट है, क्यूरापाटाइट ये भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है ये अयस्क नहीं है, किसका, फास्फोरस का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे 44 का तो यहाँ समझिएगा कि दिए गए विकल्पों में ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है, शेष सभी फास्फोरस के अयस्क है। एपाटाइट भी फास्फोरस का अयस्क है दोस्तों। अगला है 45 नंबर सवाल। परमाणु के नाभिक में, याद रखिएगा, नाभिक में होते हैं दोस्तों, याद रखिए क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चक्कर लगाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, यहाँ समझिएगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन जो दोस्तों उदासीन होता है। परमाणु का केंद्रक होता है दोस्तों, याद रखिए नाभिक क्या होता है, परमाणु का केंद्रक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज किया था, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 46 नंबर। तो 46 नंबर है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा रेटिना पर बनता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर देखिए दोस्तों आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अगर आंख को अगर कोई व्यक्ति दान में देता है तो मेन रूप से क्या दान देता है, तो कॉर्निया देता है दोस्तों, क्या देता है, कॉर्निया। तो आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा छोटा वास्तविक बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 47 नंबर सवाल। 47 नंबर है कि वर्णदता का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। याद रखिएगा ये डाल्टन प्रभाव है। याद रखिएगा कि वर्णदता का दूसरा नाम क्या है, डाल्टन प्रभाव। अगर हम इसका ऑप्शन देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों कि वर्णदता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। यह एक अनुवांशिक रोग है। सर्वप्रथम जॉन डाल्टन द्वारा इसके बारे में विस्तृत वर्णन किए जाने के कारण इसे डाल्टन प्रभाव कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं 48 नंबर सवाल। देखिए 48 नंबर सवाल आपके सामने है कि विभवांतर मापा जाता है दोस्तों क्या, तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। किसके द्वारा, तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे, डिस्कशन देखेंगे दोस्तों, तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा एवं परिमाण मापी यंत्र है दोस्तों, जबकि वोल्टामीटर जो है के द्वारा विद्युत आवेश की मात्रा मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 49 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा 49 नंबर है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। याद रखिएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। डायनमो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनमो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 49 नंबर, इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। आइए दोस्तों डिस्कशन देखते हैं।
समझिएगा यहाँ पे कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। विद्युत मोटर और डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, ठीक है, समझिएगा। अगला है दोस्तों 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है दोस्तों? ये बचाती है O3, ठीक है, ओजोन, ठीक है, याद रखिएगा ओजोन परत क्या करती है, बचाती है, ओजोन गैस बचाती है दोस्तों। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? O3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे तो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन O3 गैस बचाती है। यह गैस ओजोन परत के रूप में समताप मंडल में उपस्थित रहती है। किस मंडल में? तो समताप मंडल में उपस्थित रहती है दोस्तों ओजोन परत गैस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। अगला है दोस्तों 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? तो स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा कि बांध के जो जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है। बांध के जल में गुरुत्वीय स्थितिज यानी पोटेंशियल ऊर्जा संग्रहित होती है। स्थितिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत उत्पादन किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला दोस्तों मैथ का सवाल है, देख लीजिएगा दोस्तों। 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 53 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 53 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। सवाल क्या है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? द्रव्यमान जो है जड़त्व का मापन है। दिए गए विकल्पों में द्रव्यमान मास भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है दोस्तों। अगला दोस्तों आपके सामने 54 नंबर सवाल है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा का ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? हाफ mv²। Fs E इक्वल टू और क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाफ mv²। तो याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा का जो रासायनिक समीकरण होता है क्या होता है? हाफ mv² होता है। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए बात करेंगे दोस्तों गतिज ऊर्जा का समीकरण जो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किग्रा तथा उसकी चाल भी मीटर पर सेकेंड से हो तो उसकी गतिज ऊर्जा उपयुक्त समीकरण द्वारा प्रदर्शित होती है दोस्तों, ठीक है, हाफ mv²। अगला दोस्तों 55 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा ये मैक्सिको में स्थित है। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। आइए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका देखेंगे डिस्कशन। तो प्रश्न काल के दौरान विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी यानी कि लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप अल्फांसो सेरनो मैक्सिको में स्थित है था, ठीक है। वर्तमान समय में चीन के गुइछू प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी स्थित है दोस्तों, यानी कि फास्ट, जिसको क्या बोलते हैं 500 मीटर अपर्चर सेफ्रिकल टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर सवाल। 56 नंबर है कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों? किसका होता है? तो ग्लूकोज का होता है, जिसका C6H12O6 C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 ग्लूकोज का, ठीक है। तो वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों? ये ग्लूकोज का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब हम लोग इसका देखते हैं डिस्कशन, देखो तो ध्यान समझिएगा कि वायुजीवी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। श्वसन को मंद दहन भी कहा जाता है दोस्तों। अगला 57 नंबर कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? RBC रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल का 1 से 4 दिन होता है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? RBC पहुंचाता है दोस्तों, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर हम लोग इसका बात करते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे तो रक्त का RBC यानी कि रेड ब्लड सेल घटक या लाल रक्त कणिकाएं शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाती है। यह फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करती है दोस्तों, ठीक है। अगला है 58 नंबर सवाल। यहाँ पे समझिएगा 58 नंबर है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है दोस्तों, किसका? तो संयोजकता से। याद रखिएगा कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से पता लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है।
रासायनिक तत्वों दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता संयोजकता से लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और 59 नंबर सवाल आपके सामने है। 59 नंबर है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? ये करता है दोस्तों लीवर। याद रखिएगा, लीवर क्या करता है? तो ये पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों, इसका लीवर जो है ये पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी है दोस्तों, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस जो ये लीवर से संबंधित बीमारी है। अगला है 60 नंबर कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन किसमें होता है दोस्तों? ये स्वीट पोटैटो में होता है। याद रखिएगा, स्वीट पोटैटो में क्या होता है? वनस्पतिक प्रबंधन होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे तो मूल यानी कि जड़ द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन स्वीट पोटैटो में होता है, तना द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन पोटैटो में होता है दोस्तों। अगला 61 नंबर कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, उर्दू जो है ये बिहार की द्वितीय राजभाषा है। आपको समझना है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है दोस्तों? उर्दू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। हिंदी बिहार की प्रथम राजभाषा है दोस्तों। हिंदी क्या है? प्रथम राजभाषा है। उर्दू क्या है? द्वितीय राजभाषा है। ठीक है, चलिए अगला है 62 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? याद रखिएगा, तो बिहार के राज्यपाल ने। याद रखिएगा कि बिहार के राज्यपाल ने बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बिहार के राज्यपाल। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? वो दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ हलेकर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसका ऑप्शन डिस्कशन देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अतः बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है दोस्तों, अनुच्छेद 164 के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला 63 नंबर सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, ये पार्लियामेंट के होते हैं यानी कि संसद के होते हैं। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं दोस्तों पार्लियामेंट के, संसद के। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य पार्लियामेंट के होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 66 के तहत इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 64 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 30 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 30। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि प्रश्न काल में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 30 होती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जजों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार यह संख्या 30 से बढ़ाकर 33 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी गई है दोस्तों। अभी कितना होती है? 33 होती है। पहले कितना हुआ करता था? 2019 से पहले 30, 2019 में एक संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन अधिनियम हुआ 2019 के अनुसार कितना हो गया? 33 हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 65 नंबर। भारत एक है दोस्तों, क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों भारत, यानी यहाँ पे कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है दोस्तों। यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं है दोस्तों भारत में। ठीक है, तो भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष सेकुलर कंट्री है, सेकुलर राष्ट्र है। यह भावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी प्रकट होती है दोस्तों। अगला आपके सामने 66 नंबर कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो वैशाली थी। याद रखिएगा कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? वैशाली। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों। नालंदा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए तथा गया या बोध गया महात्मा बुद्ध की ज्ञानस्थली के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था दोस्तों? याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम जो थे, कुमारगुप्त जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो धर्मपाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 67 नंबर सवाल आपके सामने है कि जो सदस्य लोकसभा के सदस्य ना चुनाव करता, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, क्या होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। याद रखिएगा वो क्या होते हैं? लोकसभा के होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों? याद रखिएगा लोकसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद कितना है दोस्तों? अनुच्छेद 81 में है। याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट यानी संसद का जो उल्लेख है 79 में है। ठीक है, और राज्यसभा का जो उल्लेख है दोस्तों ये किस में है? तो 80 में है दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्यसभा का उल्लेख 80 में है, लोकसभा का उल्लेख 81 में है, और पार्लियामेंट यानी संसद का जो उल्लेख है 79 में है, अनुच्छेद 79। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि लोकसभा सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत होता है, 93
अनुच्छेद 93 के अंतर्गत होता है। इसी के अंतर्गत लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है दोस्तों। अगला है 68 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्न सदस्यों द्वारा जो चुने जाते हैं ये लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। यहाँ पे देखिएगा और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आइए। ठीक है, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं या जनता के प्रतिनिधियों के होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये किसके होते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संसद यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में वर्णित है दोस्तों। किसमें है? अनुच्छेद 54 में वर्णित है। अगला है दोस्तों 69 नंबर सवाल, 69 नंबर सवाल है कि पंचायती राज लागू किया गया। याद रखिएगा 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया था। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले डिस्कशन देखेंगे कि पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल है कि उपचुनाव कराया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कभी भी कराया जा सकता है। ठीक है, यानी 5 साल के बाद ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी भी कराया जा सकता है उपचुनाव, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि उपचुनाव प्रायः संसदीय सीटों या राज्य विधानसभा सीटों के निर्वाचित पद्धति की मृत्यु, त्यागपत्र या किन्हीं कारणों से रिक्त होने के पश्चात कभी भी कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 71 नंबर सवाल। 71 नंबर के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। याद रखिएगा ये पशुपति की पूजा करते थे। याद रखिएगा कि पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे स्थित है दोस्तों। सिंधु नदी की लंबाई कितना है? यह दोस्तों 2880 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर उत्कीर्ण पशुपति जैसी आकृति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगर यहाँ पे बात करते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है दोस्तों। मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। याद रखिएगा ये बौद्धों के है दोस्तों। याद रखिएगा त्रिपिटक जो है ये धार्मिक ग्रंथ है। किसका? तो बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अगर हम बात करते हैं डिस्कशन, तो त्रिपिटक बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है जिनमें महात्मा बुद्ध से संबंधित वर्णन एवं उपदेश है। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध जो थे दोस्तों ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक कुंडन वन ग्राम में हुआ था जो नेपाल में पड़ता है दोस्तों। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला 73 नंबर सवाल। 73 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। याद रखिएगा 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है 1939 में, ठीक है दोस्तों 1939 1942 1939 में क्या हुआ था दोस्तों? द्वितीय विश्व शुरू हुआ था। ठीक है, 1942 में क्या हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करोड़ मरो का नारा दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ था दोस्तों? तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम हमला किया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हम लोग बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 1945 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। वर्ष 2022 में इस संस्था की स्थापना के 77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, 193 जो सदस्य देश बना है दोस्तों वो कौन है? दक्षिणी सूडान है दोस्तों। कौन है? दक्षिणी सूडान। अगला दोस्तों 74 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा। 74 नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो 1 रुपये की। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट, 1 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है। अगर हम इसका डिस्कशन देखते हैं तो यहाँ पे समझिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को एक नए रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है। 1 रुपये के नोट को वर्ष 1994 में छापना बंद कर दिया गया था।
ठीक है। अगला दोस्तों 75 नंबर सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों, यह 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर जीत गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, 1556 में हुआ था, अकबर जीत गया था। और तीसरा हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कशन, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, एवं मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अफगानी क्या हुआ था दोस्तों, अफगान विजय हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में हुआ था, द्वितीय 1556 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 76 नंबर सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों, ये पाटलिपुत्र था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों, पाटलिपुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसका, अगर बात करेंगे डिस्कशन के बारे में, तो यहाँ पे समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है, जिसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का उन्मूलन कर दिया था दोस्तों। कौन सा वंश का, नंद वंश का, ठीक है। अगला दोस्तों 77 नंबर सवाल आपके सामने है कि राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है दोस्तों, वह कौन सा है दोस्तों, वह है दोस्तों कश्मीर, ठीक है। याद रखिएगा कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है दोस्तों, कलहन का पुस्तक है, जिसका किसका उल्लेख है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया राजतरंगिणी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, तो आइए समझते हैं यहाँ पे इसका डिस्कशन। राजतरंगिणी में कलहन ने, ठीक है, राजतरंगिणी में कलहन ने कश्मीर के राज्य एवं राजवंशों का वर्णन किया है। श्रीवर एवं जोन राम ने भी राजतरंगिणी शीर्षक ने रचना की है दोस्तों। अगला दोस्तों आपके सामने मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, याद रखिएगा कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी दोस्तों, ये हुआ था 1526 में हुआ था, याद रखिएगा कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ एवं मुगल वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये था दोस्तों, ठीक है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, बहादुर शाह जफर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 79 नंबर सवाल है कि किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है दोस्तों, ये जनरल मोटर्स ने किया था। किसने किया था, जनरल मोटर्स ने। इसका अगर हम लोग डिस्कशन देखते हैं तो 18 मई 2017 को जनरल मोटर्स कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा की थी। यह अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय डेट्रॉइट में है दोस्तों। कहाँ है, डेट्रॉइट में इसका मुख्यालय। अगला दोस्तों 80 नंबर सवाल है कि अशोक महान पुत्र थे किसके, ये बिंदुसार के पुत्र थे, याद रखिएगा। अशोक महान किसके पुत्र थे दोस्तों, बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। अशोक महान बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, याद रखिएगा। अशोक के काल का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों, जो कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल क्या था कि अशोक महान पुत्र थे किसका, बिंदुसार के, ये आपको ध्यान रखना है। बिंबिसार कौन था दोस्तों, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ये आपको ध्यान रखना है। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का शासक था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों, ये सब कौन से वंश का है, ये सब मौर्य वंश का शासक है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 81 नंबर सवाल, 81 नंबर सवाल है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ, यहाँ है दोस्तों, कहाँ है, तो राजगिरी में, याद रखिएगा कि गर्म पानी का जो स्रोत है ये राजगिरी में है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कशन के बारे में, तो बिहार के राजगीर में, याद रखिएगा कि बिहार के राजगिर में गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गर्म पानी के स्रोतों में ब्रह्मकुंड जो है दोस्तों 45 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक गर्म है दोस्तों, ठीक है। अगला है 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल है कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में है दोस्तों, क्या है, तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है दोस्तों, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। यह देश की प्रथम स्वदेशी न्यूज प्रिंट विनिर्माण इकाई है दोस्तों, ठीक है। अगला 83 नंबर सवाल है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है दोस्तों, आयकर से करती है, याद रखिएगा कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो राजस्व एकत्रित करती है आयकर से करती है, ठीक है। और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो दिए गए विकल्पों में भारत सरकार सबसे अधिक राजस्व आयकर से एकत्रित करती है। अगला दोस्तों 84 नंबर सवाल। 84 नंबर सवाल है कि नाबार्ड नाम है दोस्तों, तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, याद रखिएगा कि कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखते हैं नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 85 नंबर सवाल आपके सामने है। 85 नंबर है कि भारत में कुल सिल्क का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य
कौन है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक जो है दोस्तों, ये 50% उत्पादन करने वाला राज्य है, क्या, सिल्क का। और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे डिस्कशन। तो प्रश्न काल, भारत में कुल सिल्क रेशम का लगभग 34% उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक था। कर्नाटक था दोस्तों। वर्ष 2020-21 में कर्नाटक ने देश के कुल रेशम का लगभग 33% उत्पादन किया था। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र चीन है एवं उसके बाद भारत का स्थान है दोस्तों। किसका है? भारत का स्थान है। अगला है दोस्तों 86 नंबर सवाल है कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर से, ठीक है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है शिशु मृत्यु दर से पता चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। समझिएगा, समुदाय के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी एकत्र करने का सर्वाधिक उपयुक्त संकेतक शिशु मृत्यु दर को माना जाता है। मातृ मृत्यु दर भी समुदाय के स्वास्थ्य को ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है दोस्तों, ठीक है। अगला है 87 नंबर सवाल, देखिएगा। 87 नंबर सवाल है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है दोस्तों? मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को? आइए और ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं, बृहस्पति को कहा जाता है या शनि को कहा जाता है? याद रखिएगा, मॉर्निंग स्टार दोस्तों, यानी भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। मंगल के दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? तो गैनीमेड, आपको ध्यान रखना है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? तो टाइटन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शुक्र को मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार भी कहा जाता है दोस्तों। यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों 88 नंबर सवाल, देखिएगा। 88 नंबर है कि 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी यानी विश्व दिवस, महिला विश्व दिवस, याद रखिएगा, विश्व महिला दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बाल दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और हम लोग इसमें देखते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1975 में राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 89 नंबर सवाल आपके सामने है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है दोस्तों। किसके? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है, इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों 90 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा कि टीआरपी का अर्थ है, याद रखिएगा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्या होता है दोस्तों? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? टीआरपी का अर्थ होता है, यहाँ पे समझिएगा डिस्कशन से। तो देखिए टीआरपी का अर्थ, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यह रेटिंग दर्शाती है कि कौन सा टेलीविजन चैनल या कार्यक्रम औसतन कितने लोगों द्वारा देखा जा रहा है, या किसी भी टेलीविजन चैनल या कार्यक्रम की लोकप्रियता और उसकी दर्शक संख्या का पता लगाने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। अगला है 91 नंबर सवाल आपके सामने है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? रक्त, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन? आइए और ऑप्शन देखते हैं, मायोग्लोबिन या फिर मायोसिन। यहाँ पे क्या दोस्तों कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है दोस्तों? तो वो करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 91 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस समय बात करते हैं डिस्कशन इसका, तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए रक्त का हीमोग्लोबिन, ठीक है, रक्त का हीमोग्लोबिन अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है तथा यह ऑक्सीजन के साथ एक अस्थायी परिवर्ती बंधुआ बनाता है दोस्तों। इसका 92 नंबर सवाल देखते हैं। 92 नंबर सवाल है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है दोस्तों? याद की करता है ऑर्किड, ठीक है। ऑर्किड जो है ये उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, समझिएगा। यहाँ पे ऑर्किड जो है कि दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करते हैं। BSI के अनुसार भारत में ऑर्किड की 1256 प्रजातियां हैं दोस्तों। कितना है? 1256 प्रजातियां हैं ऑर्किड का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 93 नंबर सवाल की जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है दोस्तों, ये न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस जो है ये जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए इसका डिसीजन क्या है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन के निर्माण के लिए सभी आनुवांशिक निर्देशों को संग्रहित करता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है 94 नंबर सवाल आपके सामने। 94 नंबर सवाल है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या
त्रिगुणित है दोस्तों। क्या है? त्रिगुणित। याद रखिएगा कि पुष्प में निषेचन के पश्चात के बाद गुणसूत्र की जो संख्या है द्विगुणित है। अगर बात करते हैं गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, तो पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित होती है। अगला है 95 नंबर। देखिए 95 नंबर सवाल है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? याद रखिएगा मोआ। मोआ जो है दोस्तों न्यूजीलैंड का एक पक्षी है जो विलुप्त है। न्यूजीलैंड का राजधानी क्या होता है दोस्तों? न्यूलगेट्रम होता है। याद रखिएगा। तो न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोआ। याद रखिएगा। ठीक है, तो मोआ जो है दोस्तों न्यूजीलैंड का विलुप्त पक्षी है। डोडो मॉरिशस का विलुप्त पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला पक्षी है दोस्तों जो उड़ नहीं सकता है। याद रखिएगा, कीवी जो है ये न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, और मोआ जो है ये न्यूजीलैंड का विलुप्त पक्षी है। अगला है दोस्तों 96 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है दोस्तों? याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी या सेंट्रिओल। आइए और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे 96 का। देखिए सेल भित्ति या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेल भित्ति। तो प्राणी कोशिका यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है दोस्तों। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। अगला है 97 नंबर कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। कितना होते हैं? 46। जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि मानव के कायिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के अनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। छड़ों की आकृति वाले गुणसूत्रों के भीतर डीएनए होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला है दोस्तों 98 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस जीव में कसाब, ठीक है, पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम में। ठीक है, प्लाज्मोडियम में कसाब पाया जाता है। तो यूग्लिना में कसाब पाया जाता है दोस्तों। किसमें? तो यूग्लिना में कसाब पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 99 नंबर है कि रसोई गैस यानी कि एलपीजी मुख्यतः होती है किसका? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अगर हम बात करते हैं रसोई गैस जिससे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, अगर हम इससे बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए रसोई गैस मुख्यतः द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। यह सामान्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। वह प्राकृतिक गैसों मुख्यतः मीथेन का मिश्रण होता है। किसका होता है? तो मीथेन का। यहाँ पे क्या कर रहा है कि रसोई गैस मुख्यतः मीथेन का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका मिश्रण होता है? मीथेन का। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 100 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। याद रखिएगा कि जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो लवण कठोर जल कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बोलते हैं। यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं। तो जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील खनिज लवण होते हैं उसे कठोर जल कहा जाता है। यद्यपि लवणीय जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं, परंतु लवणीय जल के लवणता का मुख्य कारण सोडियम क्लोराइड की अधिक मात्रा होती है, यानी कि NaCl का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।